हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम हियर विथ येट अनदर क्लास। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जेल मेहता वॉल्यूम 1 से। तो इसका टाइटल है अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एंड मुल्तान। तो द अरब्स हैड बीन द कैरियर ऑफ इंडियन ट्रेड विथ यूरोप फॉर सेंचुरीज़। तो इंडिया से जो यूरोप का ट्रेड हो रहा था तो मिडिल मैन इसमें अरब बने रहे सेंचुरीज़ तक। After conversion to Islam, they cast their covetous eyes on the rich seaports of western India and made a number of abortive attempts to establish their foothold there. और इस्लाम में कन्वर्जन के बाद उन्होंने अपना नज़र जो है वो इंडियन रिच सी पोर्ट्स पर, वेस्टर्न कोस्ट में जो रिच इंडियन सी पोर्ट्स हैं उस पर अपना नज़र लगाया और बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी किए कि वो वहाँ पर अपना शिप इस्टेब्लिश कर पाए। इन द बिगनिंग ऑफ द 8th century, Al-Hajjaj, the Arab governor of Iraq, sent 2 expeditions against Sindh at the bidding of his master Walid I, the Umayyad Caliph of Damascus. तो वालिद वन जो है वो उमैयद कैलिफ थे। हम लोग पढ़ते हैं जब इस्लाम के बारे में, तो जब इस्लाम में जब मोहम्मद की डेथ हो गई तो उनके बाद कैलिफ या फिर खलीफा आए जो कि रिलीजियस हेड हुए, क्योंकि मोहम्मद ने कहा था कि वो लास्ट मैसेंजर हैं, तो उनके बाद कोई और मैसेंजर नहीं, तो खलीफा इस्लाम के रिलीजियस हेड हुआ करते थे। 4 खलीफा आए। 4 खलीफा में आखिरी खलीफा अली थे। अली के बाद 2 डायनेस्टीज़ आई और फिर इसमें क्या हो गया कि डायनेस्टी के रूलर ही जो हैं वो जो कि अरब में रूल कर रहे थे या फिर इराक ईरान में रूल कर रहे थे, तो वो ही एक्चुअली में कैलिफ भी बनने लगे। तो फिर उमैयद कैलिफेट आते हैं और फिर उसके बाद एबिसिड कैलिफेट आते हैं। तो उमैयद कैलिफ जो है डेमेस्कस के, जिनका नाम वालिद वन था, तो वालिद वन के जो है अरब में गवर्नर हुआ करते थे अल-हजाज। यहाँ पर क्या होता था कि कैलिफ जो है वो इस्लाम के रिलीजियस हेड हो गए, तो अब जहाँ जहाँ पर इस्लाम फैला वहाँ के लोग जो है वो उनके अंदर आ गए। और रिलीजियस हेड होने के साथ साथ उमैयद डायनेस्टी और एबिसिड डायनेस्टी के समय में कैलिफ ने पॉलिटिकल पावर भी गेन कर लिया था। तो दिस वाज द सीन। तो जो डेमेस्कस में उमैयद कैलिफ थे वालिद वन, उनके गवर्नर थे अल-हजाज। तो अल-हजाज ने 2 एक्सपीडिशन भेजे, मिलिट्री एक्सपीडिशन सिंध पर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, बोथ द अटैक्स वेर बीटन बैक एंड देयर अरब कमांडर्स किल्ड बाय दाहिर। तो दोनों अटैक जो है वो बर्बाद हो गया, मतलब कोई काम का नहीं रहा। और उस समय सिंध के राजा जो है उनका नाम राजा दाहिर था, तो उन्होंने अच्छे से इसको जो है इस अटेम्प्ट को फेलियर बनाया। बार बार फेल होने की वजह से अल-हजाज जो है वो काफ़ी इनरेज्ड हो गए और फिर उन्होंने अपने यूथफुल नेफ्यू एंड सन इन लॉ को भेजा। इनका नाम था इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। तो अल-हजाज ने जो है वो अपने यंग नेफ्यू और सन इन लॉ, एक ही इंसान है, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम जो है एक बड़ी सी आर्मी लेकर के सिंध आए। पासिंग थ्रू मकरान को अभी प्रेजेंट डेट में बालूचिस्तान कहते हैं, विच हैड बीन कॉन्कर्ड बाय अरब्स अर्लियर, कासिम स्ट्रक एट देबल। तो मकरान से होते हुए, क्योंकि मकरान पे अभी तक में अरब ने कैप्चर कर लिया था, कासिम जो है वो मकरान से होते हुए देबल पोर्ट पर आए, ठीक है। देबल जो है वो सिंध का एक पोर्ट है। दाहिर possessed a strong, well-equipped army but did not make any effort to protect the harbor. दाहिर के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, लेकिन उन्होंने कोई एफर्ट नहीं लगाया कि वो देबल को बचाएं। He entrenched himself near his capital Rawar on the western bank of Indus in the heart of the Sindh. और वो जो है वो खुद को प्रोटेक्टेड रखे हुए थे रावल में, जो कि सिंध के एकदम बीचों बीच लोकेटेड था। दैट वाज हिज कैपिटल। ये इंडस के वेस्ट बैंक में रावल वाज सिचुएटेड। The besieged garrison of Debel, outnumbered by the invaders, capitulated after massacre of the people and plunder of the town. तो फिर देबल में पूरा ना बहुत मैसेकर हुआ, खून खराबा हुआ और पूरा लूट पाट मचा दिया मोहम्मद बिन कासिम ने। नेरून एंड सहवान
द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द बुद्धिस्ट पॉपुलेशन वेर कैप्चर्ड विदाउट अ फाइट। उसके बाद नेरून और सहवान जो हैं वो एक बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हुआ करते थे, उनको तो बिना लड़ाई झगड़े के ही कैप्चर कर लिया मोहम्मद बिन कासिम ने। Once face to face with the invaders, Dahir gave a heroic fight and laid down his life along with thousands of his soldiers after 2 days of bloody battle. एक बार जब दाहिर का आमना सामना हुआ मोहम्मद बिन कासिम के आर्मी से, तो उन्होंने बड़े ही ब्रेवली लड़ाई की, लेकिन फिर एंड में वो हार गए और उनकी जान चली गई, साथ में बहुत सारे दाहिर के लोग भी मारे गए। His widow Rani Bai refused to surrender the fort of Rawar and fought the invaders to the bitter end. और उनकी जो रानी थी, रानी बाई, उन्होंने बिल्कुल सरेंडर नहीं किया कि दाहिर की डेथ हो गई है तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने बिल्कुल रावर फोर्ट देने से मना कर दिया और अपने डेथ तक वो भी लड़ती रही। Having exhausted all her resources in men and material, she tasted death by performing जौहर along with numerous other deceased ladies. अभी जौहर क्या होता है, सती, आई होप आप लोग सब जानते होंगे। तो सती में क्या होता है कि हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ जो है, क्या होता था क्योंकि अब सती इज़ नॉट नो मोर प्रैक्टिस, तो हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ जो है उनको उसी पायर में, उसी चिता पर लिटा दिया जाता था जिस पे हस्बैंड को की चिता लगाई जाती थी। तो जौहर क्या है, जौहर है मास सती। अगर बहुत सारी औरतें साथ मिलकर के सती करें तो उसको जौहर कहते हैं। तो जब रानी बाई हार गई मोहम्मद कासिम के लोगों से तो उन्होंने जौहर कर लिया। कासिम टुक अबाउट 8 months टू अक्वायर कंट्रोल ओवर सिंध। रानी और राजा के मरने के बाद कासिम को लगभग 8 महीने लग गए ओवरऑल कि वो सिंध पर कैप्चर कर पाएँ, क्योंकि उनकी आर्मी जो है उनको टफ रेजिस्टेंस मिला लोकल पॉपुलेशन से भी, बाकी दूसरे टाउन्स में भी। इन टाउन्स में ब्रह्मबाद या फिर अलोर आ जाते हैं, तो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन में भी अच्छा खासा टफ रेजिस्टेंस दिया। Now, Multan with the adjoining southwestern region of Punjab was also conquered by the Arabs in 713. सिंध को कॉन्कर कर लेने के बाद अरब्स ने 713 में मुल्तान को भी कैप्चर कर लिया। While at the height of his youthful career, Qasim was recalled by the Caliph. अब कासिम ने इतना अच्छा कैप्चर वगैरह सब कर लिया, इसी समय कासिम को कैलिफ ने वापस बुला लिया एंड वॉज चार्ज ऑफ मॉरल टर्प्यूड एंड पुट टू डेथ। तो कासिम को जो है एक मॉरल टर्प्यूड के अगेंस्ट चार्ज किया गया और उनको मार दिया गया। ये मॉरल टर्प्यूड के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, बैकग्राउंड स्टोरी। तो राजा दाहिर की 2 बेटियाँ थी, एक का नाम था परमाल देवी, दूसरे का नाम था सूरज देवी। तो इनको जो है ना बंदी बना करके बगदाद भेजा गया था ताकि कैलिफ के हरम में इनको इंट्रोड्यूस किया जाए। और इनकी जो बेटियां हैं परमाल देवी और सूरज देवी, इन्होंने कासिम पर झूठे इल्ज़ाम लगाए कि कासिम ने जो है वो 3 दिन तक उन्हें रखा अपने साथ और उनको डिसऑनर कर दिया, उनको एक्सप्लॉइट किया सेक्सुअली, और फिर उसके बाद कैलिफ को भेजा। ये सुनकर के कैलिफ को बहुत गुस्सा आया और कैलिफ ने जो है कासिम को डेथ सेंटेंस या डेथ पनिशमेंट ऑर्डर कर दिया। बाद में प्रिंसेस ने सच्चाई बता दी और फिर वो खुद भी मर गई। उनको जो है हॉर्सेस के टेल पे बांध दिया गया था, परमाल देवी एंड सूरज देवी को, और फिर उसके बाद उनको हॉर्सेस जो हैं वो ड्रैग करते गए जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। और इस तरह से उन्होंने जो है कासिम से बदला ले लिया, उनकी बेटियों ने। किस बात का बदला कि उनके फादर की डेथ हो गई या उनके मदर की डेथ हो गई और उनका स्टेट कासिम ने बर्बाद कर दिया। तो दिस वॉज द रीज़न वाई कासिम वॉज पुट टू डेथ। नाउ the conquest of Sindh and Multan boosted the morale of the Arabs in the Muslim world for a while, though it proved to be a mere episode in the history of India. जब सिंध और मुल्तान अरब्स ने कैप्चर कर लिया तो इस्लामिक वर्ल्ड में उनकी इज़्ज़त काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि इसको बहुत समय से बहुत लोगों ने आग गड़ाया हुआ था कि इसको कैप्चर करें, बट नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने कर लिया। तो इज़्ज़त तो उनकी काफ़ी बढ़ी, लेकिन इंडिया में ये एक मियर चैप्टर है हिस्ट्री में। इट अफेक्टेड ओनली अ फ्रिंज ऑफ द वास्ट कंट्री, क्योंकि पूरे कंट्री के एक छोटे से छोर को इसने इफेक्ट किया। All the subsequent attempts of Arab chiefs to expand their possessions and penetrate into the heart of the country was foiled by the Indian princess. The Arabs were not destined to raise Islam to a political force in India. तो क्या हुआ ना, वो बिल्कुल अंदर नहीं घुस पाए
इंडिया के मेन लैंड में नहीं घुस पाए, और वो बिल्कुल जो है वो इस्लाम को एक पॉलिटिकल फोर्स इंडिया में बनाने के लिए उन्होंने कोई भी हार्ड वर्क नहीं किया इस मैटर पर। सून आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द उमैयद्स themselves were knocked out of the international scene by the Abbasids in 750-751। अरब की इंडिया में इस विक्ट्री के कुछ समय बाद ही उमैयद कैलिफ के कहने पर ऐसा हुआ था, और उमैयद कैलिफ को ही एबेसिड्स ने हटा दिया, ठीक है। और फिर एबेसिड्स ने डेमेस्कस से बगदाद अपना हेडक्वार्टर कैलिफेट का शिफ्ट कर दिया। तो अब खलीफा जो होंगे वो उमैयद नहीं होकर के एबेसिड्स होंगे 750 के बाद, और उन्होंने डेमेस्कस से हटा करके बगदाद कर लिया। देयर होल्ड ओवर इंडियन पोजेशंस वेर वेरी वीक बाय 871। द अरब गवर्नर ऑफ मंसूरा एंड मुल्तान बिकेम वर्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैलिफेट। और कैलिफेट का जो इंडिया पर पकड़ था वो बहुत ही वीक था। 871 तक आते आते इंडियन रूलर्स मान नहीं रहे थे, मुस्लिम रूलर्स जो इंडिया में थे। और बाद में तो मंसूरा और मुल्तान के जो अरब गवर्नर्स थे उन्होंने कहा कि वो इंडिपेंडेंट है कैलिफ से, उन्होंने खुद को कैलिफ से इंडिपेंडेंट बता दिया। The discomfiture of the Arabs vindicates the fact that Indian political structure was not yet so degenerate and hollow from within as it was found to be in the face of Ghaznavid invasion। और अरब्स के इतने सक्सेसफुल नहीं होने के लिए कि वो पूरे इंडिया पर कैप्चर नहीं कर पाए या मेनलैंड नहीं घुस पाए, इससे हमें ये पता तो चलता है कि इंडियन स्ट्रक्चर अभी तक इतना हॉलो नहीं था कि कोई भी आकर के खोखला कर जाए। Next para. The Arab conquest of Sindh was, however, of great significance from the cultural point of view. The Arabs were deeply influenced by Indian culture and civilization. They were fascinated by the wisdom, administrative acumen, and high moral character of the vanquished. तो अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध जो है ना वो बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस रखता है कल्चरल व्यू से, पॉलिटिकल व्यू से नहीं है इतना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसने बस एक छोटा सा छोर कैप्चर किया बड़े से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। बट कल्चरल पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अरब्स जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए इंडियन कल्चर, इंडियन सभ्यता से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए वो, और उन्होंने जो है वो बहुत ही फैसिनेटेड थे इंडिया में जो विजडम फैला हुआ था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी थी यहाँ के रूलर की, जो यहाँ के रूलर का मॉरल कैरेक्टर था। हिंदूज एंड बुद्धिस्ट वेर ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ जिम्मीज, the protection of whose life and property was undertaken by the Islamic State in return of respect of jizya from them। हिंदूज और बुद्धिस्ट जो है वो नॉन बिलीवर्स थे, तो वो उनको जक़ात नहीं देना होता था, तो उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको उन पर एक पोल टैक्स लगता था जिसको जिजिया कहते थे। They were given freedom to live in their houses in whatever manner they liked and worship their gods। तो अरब ने अपने एरिया में हिंदूज और बुद्धिस्ट को ये फ्रीडम दिया था कि आप जैसे रहना चाहो, आप जिस गॉड को वर्शिप करना चाहो आप कर सकते हो। They began to be associated with the administration of land, thus leading to the establishment of cordial relation between the rulers and the ruled। अरब के टाइम में इवन अरब इन्वेडर्स जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैप्चर कर चुके थे सिंध वगैरह वाले रीजन में, तो भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा रूलर्स और रूल्ड के बीच में। इट सेट द स्टेज फॉर अल्टीमेट कल्चरल विक्ट्री ऑफ द इंडियंस ओवर देयर न्यू मास्टर। और इस तरह से हम कह सकते हैं क्योंकि जो नए मास्टर्स आए अरब इन्वेडर्स या फिर, तो इन्होंने जो है इनकी एक अलग कल्चर थी, बट इन्होंने अपने कल्चर में इंडियंस को असिमिलेट करने की कोशिश नहीं की या पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इससे जो है इंडियंस की विक्ट्री, कल्चरल विक्ट्री तो हुई, पॉलिटिकल विक्ट्री उनकी हुई कि उन्होंने एक छोर कैप्चर कर लिया, बट कल्चरल विक्ट्री इंडियंस की हुई। द ब्राह्मण स्कॉलर एंड बुद्धिस्ट सेजेस बिगैन टू एडुकेट द अरब रूलिंग एलाइट and their wards in Indian languages and literature, philosophy, astronomy, mathematics, medicine and other scientists। ब्राह्मण स्कॉलर और बुद्धिस्ट सेजेस जो अरब में रहा करते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अरब रूलिंग एलाइट, अरब क्लास में जो अरब में जो बड़े लोग हुआ करते थे, जो नोबेलिटी हुआ करती थी, उनके बच्चों को और उन्हें जो है वो इंडियन लैंग्वेज, इंडियन फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, साइंसेस के बारे में पढ़ाया। इससे क्या हुआ, इट लेड टू द डिसेमिनेशन ऑफ इंडियन साइंसेस एंड कल्चरल वैल्यूज़ टू फॉरेन लैंड। क्योंकि अरब ने जहाँ भी कैप्चर किया तो वो जो इंडिया से सीख कर गए वो उन्होंने दूसरे जगह पर भी फैलाया। जैसे द इंडियन न्यूमरल्स कॉल्ड
हिंद से, ठीक है। हिंद से क्यों कहा जाता था? क्योंकि मतलब इंडिया से आया है, ठीक है। तो इंडियन न्यूमरल्स वेर लर्नड बाय देम फ्रॉम हियर एंड ट्रांसमिटेड टू यूरोप। तो यूरोप जो है, यूरोप में उन्होंने इंडियन नंबर सिस्टम को ट्रांसमिट किया। इंडियन बुक्स वेर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, कैरीड टू द इस्लामिक कंट्रीज फॉर प्रोपगेशन ऑफ नॉलेज। इंडियन बुक्स को भी इस्लामिक कंट्रीज़ में नॉलेज फैलाने के लिए भेजा गया, ठीक है। उसके बाद अमीर खुसरो मेंशंस दैट एन अरेबिक एस्ट्रोनॉमर अबू माशहार went all the way to Benares and studied Sanskrit language and astronomy there for over a decade. अमीर खुसरो बताते हैं कि एक अरेबिक एस्ट्रोनॉमर है अबू माशहार, वो बनारस गए और बनारस जा कर के उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखा और एस्ट्रोनॉमी सीखा लगभग 10 सालों तक. When the Arabs had conquered Sindh, they were no champions of a new culture or civilization, but no wonder they did become the cultural ambassadors of India to the Islamic world and Europe. जब अरब ने इंडिया को कैप्चर किया, सिंध को कैप्चर किया एक्चुअली, तो इन्होंने इंडियन कल्चर सीखा और इंडियन कल्चर के ये अम्बेसडर हो गए इस्लामिक वर्ल्ड में, मतलब वैसी कंट्रीज़ जहाँ पर इस्लाम फैला हुआ था, और साथ साथ यूरोप में भी. Their religious fanaticism was also diluted by the friendly social conduct and liberal religious outlook of the Indians. तो इनका जो रिलीजियस फैंटेसिज्म था कि हमारा रिलीजन बेस्ट, दूसरे का नहीं अच्छा, ये भी जो है ये डाइल्यूट हो गया, ये लिबरल हो गए, क्योंकि इन्होंने इंडिया में देखा कि सोशल कंडक्ट बहुत ही फ्रेंडली था और रिलीजियस आउटलुक बहुत ही लिबरल था इंडियंस का. वी वर एक्सेप्टिंग टू ऑल द अदर रिलीजन एंड आइडियोलॉजीज एज वेल. The Arab settlers of Sindh and Multan were thoroughly Indianized. तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अरब सेटलर्स जो सिंध और मुल्तान में बसे वो इंडियनाइज हो गए कल्चरली. दे एम्प्लॉयड इंडियन आर्किटेक्ट्स एंड अडॉप्टेड इंडियन आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट wholesale in the matter of construction of their residences, public buildings and magnificent mosque. तो उन्होंने बड़े बड़े मस्जिद, पब्लिक बिल्डिंग, अपने खुद के घर को इंडियन आर्किटेक्ट से बनवाया, इंडियन डिज़ाइन में बनवाया. दे अडॉप्टेड एंड पैट्रोनाइज्ड इंडियन म्यूज़िक एंड अदर फाइन आर्ट्स. उन्होंने इंडियन म्यूज़िक को भी अडॉप्ट किया, दूसरे फाइन आर्ट्स को भी उन्होंने बढ़ावा दिया. द अरब सेटलमेंट इन सिंध एंड मुल्तान मेड इस्लाम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन रिलीजियस लाइफ, दो कन्फाइंड टू अ पार्ट ऑफ द कंट्री ओनली. अरब सेटलर्स ने जो है इस्लाम को भी धीरे धीरे इंडियन रिलीजियस लाइफ का एक पार्ट बना दिया, बट ये इंडिया के एक छोटे पार्ट सिंध और मुल्तान में ही था. Within the conquered territories, many Indians embraced Islam voluntarily. Its peaceful propagation was carried on by the Muslim saints and the ulema in other parts of India too. तो सिंध और मुल्तान में बहुत सारे इंडियंस ने वॉलंटरली, मतलब अपने मन से इस्लाम को एक्सेप्ट भी किया, और बाकी मुस्लिम संत और उलेमा जो थे, वो मौलवी और उलेमा, वो जो है वो इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी जा कर के उन्होंने कोशिश किया कि वो जो है वो इस्लाम के पीसफुल प्रोपगेशन कर पाए. ठीक है, एक मिलिट्री प्रोपगेशन था कि आप ऑक्यूपाई कर लो और फिर वहाँ पर कन्वर्ट करो. ये हम लोग बाद में देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में कुछ किंग्स करेंगे, बट यहाँ पर पीसफुल प्रोपगेशन अभी चल रहा है. अरब्स ने एक पीसफुल प्रोपगेशन कराने की कोशिश की इस्लाम की. Now, the Arabs made a settlement in the Malabar, converted a local chieftain and established a foothold for Islam there long before the armies of Alauddin Khilji penetrated into the Deccan. तो अरब्स ने जो है वो धीरे धीरे मालाबार साउथ में है, तो मालाबार के लोकल चीफ्टेंस को इस्लाम में कन्वर्ट किया, और फिर अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी जो है वो भी पेनिट्रेट की थी, वो भी डेक्कन गई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से बहुत पहले अरब जो हैं वहाँ जा कर के उन्होंने इस्लाम की पार्ट मालाबार के चीफ्टेंस को पढ़ा दिया था. द कॉन्सिलेटरी एटीट्यूड ऑफ द अरब्स इनेबल्ड देम टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कॉन्कर्ड पॉपुलेस हु वेर क्विकली रिकनसाइल्ड टू फेथ अकम्पली. तो अरब की जो ये एटीट्यूड थी ना, कॉन्सिलेटरी एटीट्यूड, इस वजह से उन्होंने जो है वो लोकल पॉपुलेशन का उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया. लोकल पॉपुलेशन को लगा कि नहीं ये ठीक है. Until liquidated by the Turks, the small Muslim states of Mansura and Multan enjoyed 3 centuries of peaceful existence in the neighborhood of mighty Rajput kingdoms.
तो माइटी राजपूत किंगडम के बगल में 2 अरब किंगडम बने हुए थे, मंसूरा और मुल्तान में, एंड दे वर इस्लामिक बाय फेथ, दिस राजपूत किंगडम्स वेर हिंदू बाय फेथ, और ये पीसफुली एग्जिस्ट कर रहे थे अनटिल अनलेस फिर बाद में जब टर्क्स आते हैं और फिर थोड़ा सिचुएशन बिगड़ जाता है, बट अरब्स जो है वो पीसफुली एग्जिस्ट कर रहे थे, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट एक्सटेंडेड टू देम बाय देयर इंडियन सब्जेक्ट। और ये पीसफुल एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा राज ये है क्योंकि ये इंडियन सब्जेक्ट्स ने इनको अच्छे से सपोर्ट किया। और सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि दे वेर ऑल्सो दे टर्न लिबरल फॉर इंडियन सब्जेक्ट्स ऑल्सो। उनको उन्होंने फ्रीडम दिया कि आप जो रिलीजन फॉलो करना चाहो, घर पे जैसे रहना चाहो वैसे रह सकते हो। फॉर द लैटर द अरब्स वेर नॉट द मलेच्छाज, वेयर एज 3 centuries later Mahmud of Ghazni and his Turkish marauders were universally condemned as the Malechhas as per the testimony of Al-Biruni। तो इंडियन सब्जेक्ट्स ने अरब को मलेच्छाज नहीं कहा, मलेच्छ एक्चुअली इम्प्योर लोगों को कहा जाता है, तो इंडियन सब्जेक्ट्स ने नहीं कहा। बट 300 साल बाद जब महमूद ऑफ गजनी और टर्किश इन्वेडर्स आए तो उनको यूनिवर्सली मलेच्छ कहा गया, जैसा कि खुद अल-बिरूनी भी कंफर्म करते हैं। और इनको मलेच्छ क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने इनह्यूमन बारबरस एक्टिविटी दिखाई, एकदम असभ्यता की पहचान दी महमूद ऑफ गजनी और उनके इन्वेडर्स, टर्किश इन्वेडर्स ने। बट अरब के साथ सिंध में आफ्टर द एक्सपीडिशन जब सिंध कैप्चर हो गया तो अरब जो रूलर्स थे, अरेबिक रूलर्स, वो बहुत ही पीसफुल एग्जिस्टेंस के साथ रहे, लिबरल आउटलुक के साथ रहे, एंड थिंग्स वेर गोइंग वेल। पॉलिटिकली अरेबियंस जीत गए इंडिया, सिंध और मुल्तान को कैप्चर करने में, बट कल्चरली इंडिया ऑल्सो वॉन ओवर द अरब्स, क्योंकि उन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर को, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन साइंस, एस्ट्रोनॉमी, इन सब को एक्सेप्ट किया। तो दे वेर एक्चुअली हैविंग अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, द रूलर एंड रूल्ड वेर हैविंग अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। द सेम सिनेरियो डिड नॉट एग्जिस्ट जब महमूद ऑफ गजनी आए, तो ये सिचुएशन नहीं था जो अरब्स के टाइम पर था पीसफुल को एग्जिस्टेंस का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वी आर एंडिंग द वीडियो हियर एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल डू विल बी द प्री मुस्लिम सोसाइटी। थैंक यू सो मच।